नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घातांक के नियम और उनके कुछ उदाहरण जो है वो हम लोगों ने हल किए थे। अभी उसी के आधार पर हम फिर से एक बार घातांक के नियम जो है उनका पुनरावर्तन करने वाले हैं। अभी देखो, किताब में घातांक के नियम दिए हैं। ये सभी नियम जो है इसका अध्ययन हम लोगों ने किया है और उसके आधार पर गणित भी हल किए हैं, लेकिन तो भी अभी हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार उसका पुनरावर्तन करेंगे ताकि ये घातांक के नियम जो है वो हम लोग नहीं भूलने वाले। देखो, घातांक के नियम देखो, यहाँ पर पहला जो है कि हमें जो ध्यान में रखना है वो देखो कि यदि ए और बी शून्येतर परिमेय संख्या, देखो यहाँ पर ए और बी शून्येतर का मतलब होता है शून्य छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या और एम तथा एन पूर्णांक संख्या हो, यानी एम तथा एन जो है वो पूर्णांक संख्या है, तो घातांक के नियम देखो इस प्रकार है। देखो, पहला नियम है ए का एम घातांक गुना ए का एन घातांक बराबर ए का एम जोड़ एन घातांक। देखो, इसका मतलब होता है कि जब आधार समान होता है और आधार समान होता है और उनका गुणनफल होता है, तो उनके घातांक जो है उनका क्या करना है, जोड़ करना है, यानी योगफल करना है। यह पहला नियम है। देखो, आधार जब समान होता है और उनका गुणन क्रिया होती है तो उनके घातांक का जोड़ करना है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है ए का एम घातांक भागे ए का एन घातांक बराबर ए का एम ऋण एन घातांक। तो देखो, यहाँ पर इसका मतलब देखो, आधार समान होता है और उनकी भागफल की क्रिया होती है, तो ऐसे समय में ये जो दोनों घातांक है इनका क्या करना है, घटाव करना है, यानी उनका घटाना करना है। तो देखो, यहाँ पर ए का एम घातांक भागे ए का एन घातांक बराबर ए का एम ऋण एन घातांक। तो देखो, यहाँ पर इस तरह से ये दूसरा नियम तैयार हो गया। तीसरा नियम है ए का एक घातांक। देखो, ए का एक घातांक बराबर ए, इसका मतलब किसी भी संख्या का जब एक घातांक होता है तो उसका मान जो है वो वही संख्या आती है। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम हम लोगों ने देखा था ए का शून्य घातांक बराबर एक, यानी देखो, किसी भी संख्या का अगर शून्य घातांक होता है तो उसका मान जो है वो कितना आता है, एक आता है। ये घातांक का चौथा नियम है। पांचवा नियम है ए का ऋण एम घातांक बराबर एक बटे ए का एम घातांक। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर ए का ऋण एम घातांक, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ए को कोई हर नहीं है तो वो हर कितना मानने का है, एक। तो इसका मतलब ए बटे एक का ऋण एम घातांक। और फिर उसका उत्तर लिखते समय हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या तैयार करनी है और उसका ये धन घातांक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसलिए ए का ऋण एम घातांक जो है उसको ऋण निकालकर उसको धन करने के लिए उसके जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या जो है उसको लिखने का है और फिर उसका घातांक धन पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए ए का ऋण एम घातांक बराबर एक बटे ए का एम घातांक। उसके बाद का है कोष्टक में ए बी कोष्टक का एम घातांक। इसका मतलब देखो, यहाँ पर ए बी का मतलब होता है ए गुना बी। देखो, ए बी का मतलब है ए गुना बी, और फिर इसके लिए ए का भी एम घातांक और बी का भी एम घातांक। कोष्टक का एम घातांक, इसका मतलब कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का वही घातांक होगा। इसलिए ए गुना बी का एम घातांक, मतलब ए का भी एम घातांक गुना बी का एम घातांक। उसके आगे हैं कोष्टक में ए बटे बी का एम घातांक। इसका मतलब देखो, यहाँ पर अंश में कौन सी संख्या है, ए, तो इसलिए ए का भी एम घातांक बटे बी, हर में कौन सी संख्या है, बी, तो बी का भी एम घातांक। उसके बाद का नियम है ए का एम घातांक और कोष्टक का एन घातांक। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर ए का एम घातांक और उसके कोष्टक का भी एन घातांक। इसका मतलब ए का एम एन घातांक, एम एन का मतलब होता है एम गुना एन, यानी यहाँ पर ये जो संख्या है परिमेय संख्या, इसका एम और एन मतलब ए का भी एम घातांक और कोष्टक का एन घातांक, मतलब दोनों का गुना करने का है, यानी ए का एम एन घातांक। उसके बाद है ए बटे बी का ऋण एम घातांक। तो देखो, यहाँ पर ए बटे बी, अभी यहाँ पर फिर से ऋण घातांक है तो उसको धन पूर्णांक करना है। धन पूर्णांक करने के लिए इसका क्या करने का है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या तैयार करनी है। तो ए बटे बी की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी बी बटे एन, और फिर उसका घातांक ऋण एम के बजाय होगा एम। इसलिए ए बटे बी का ऋण एम घातांक यानी बी बटे ए का एम घातांक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये घातांक की नियम जो है
फिर से इसका एक बार हम लोगों ने पुनरावर्तन किया है। अभी उसके आधार पर प्रश्न संग्रह 29 उसके कुछ गणित जो है वो हम लोगों को इस नियमों का पालन करके, इस नियमों का उपयोग करके हमें हल करना है। तो देखो उसमें प्रश्न संग्रह 29 में पहला प्रश्न जो था वो है सरल रूप दो। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहला गणित हल करके दिखाया है। प्रश्न पहले का पहला गणित देखो, कोष्टक में 15/12 का 3 घातांक और कोष्टक का 4 घातांक। तो यहाँ पर मैंने अभी पहला नियम में बताया है कि देखो 15/12, तो 15/12 जो है इसका, अभी देखो यहाँ पर 15/12 का भी 3 घातांक और कोष्टक का भी 4 घातांक। इसका मतलब क्या है, तो जिस परिमेय संख्या का ये घातांक है और कोष्टक का जो घातांक है इन दोनों का गुना करना है। इसलिए 15/12 का 3 गुना 4 यानी 15/12 का 3 चौक 12, तो 15/12 का 12 घातांक। आठवां गणित देखा था 5/8 का 3 घातांक और कोष्टक का ऋण 2 घातांक। फिर से वही क्रिया करनी है। 5/8 का 3 गुना, देखो यहाँ पर ऋण 2 है इसलिए कोष्टक में ऋण 2 घातांक। इसलिए देखो 3 दूना कितना होता है 6 और यहाँ पर ऋण का चिन्ह है इसलिए 5/8 का ऋण 6 घातांक। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा था। दूसरा प्रश्न है कि दी गई संख्याओं के धन घातांक का उपयोग करके लिखना है। अभी देखो पहला दिया है 2/7 का ऋण 2 घातांक। अभी यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नियम बताते समय बताया कि जिन संख्याओं का ऋण घातांक है उसको हम लोगों को निकालने कर उसका धन पूर्णांक घातांक करने के लिए हमें क्या करना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुना तैयार करनी है। तो 2/7 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी 7/2 और फिर उसका ऋण 2 घातांक जाकर वो होगा 2 धन घातांक, मतलब 7/2 का 2 घातांक। उसके बाद है चौथा y का ऋण 4 घातांक। तो देखो अब यहाँ कर y को जो है कोई भी हर नहीं इसलिए वो कितना मानने का 1। तो देखो y/1 का ऋण 4 घातांक। अभी y/1 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी 1/y और फिर ऋण 4 का घातांक जो है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो फिर वो होगा 4। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह 29 के प्रश्न पहले और दूसरे के कुछ गणित हल किए। अभी जो गणित आपके बचे हैं तो वह आप लोगों को अपने कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।